तो बच्चों, एग्जाम प्रो मैक्स में आपका स्वागत है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग का तैयारी बहुत अच्छा से चलता होगा। तो अच्छा से तैयारी करिए। और अभी हम कक्षा 10वीं का फिजिक्स चैप्टर 2 का प्रकाश का अपवर्तन से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न 2 अंक वाले लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। और उसके बाद 50 ऑब्जेक्टिव है MCQ वो करेंगे अभी क्लास में। तो क्लास में शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे है प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। बोलता है तो इसका आंसर हो जाएगा, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह मुख्य पथ से विचलित होकर मुड़ जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? उन्हें लिखें। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो आप लोग को पता होगा कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। फर्स्ट नियम देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम देखिए क्या है, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियतांक होता है। इसे स्नेल के नियम भी कहा जाता है। इसको कौन सा नियम कहा जाता है? स्नेल का नियम। ये बोर्ड में पूछ भी सकता है। यहाँ पे देखिए, अब स्नेल के नियम किसे कहते हैं? सूत्र लिखिए। देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल के नियम कहते हैं। देखिए यहाँ पे है ना, स्नेल का नियम यहाँ पे लिखा। स्नेल का नियम याद कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? अपवर्तनांक क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सघन और विरल माध्यम में क्या अंतर है? तो सघन और विरल में क्या अंतर है? तो देखिए, जिस माध्यम का प्रकाश शीघ्र घनत्व यानी अपवर्तनांक अधिक होता है उसे सघन कहा जाता है, और जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसे विरल माध्यम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पार्श्विक विस्थापन क्या है? पार्श्विक विस्थापन किसको कहा जाता है? यहाँ पर दिया है, कांच की सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन के बाद निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच के लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है? तो निरपेक्ष अपवर्तनांक किसको कहा जाता है? जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात या वायु के सापेक्ष मापा जाता है तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इसका कथन क्या अभिक्रिया है? इसका आंसर हो जाएगा, इसका अर्थ है कि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का 1/2 4.2 गुना होता है। अर्थात हीरा बहुत सघन माध्यम है। हीरा कौन सा माध्यम है? तो हीरा सघन माध्यम है। अगला है, लेंस किसे कहा जाता है? लेंस किसको कहते हैं? 2 निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। 2 ज्यामितीय सतहों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को क्या कहा जाता है? लेंस कहा जाता है, जिसका कम से कम एक भाग वक्र हो यानी कर्व हो। जल्दी जल्दी रिवाइज करिए। प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में क्या संबंध है? प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में क्या संबंध है? तो अपवर्तनांक प्रकाश की चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिसका माध्यम अपवर्तनांक अधिक होता है उसे प्रकाश की चाल कम होगी। अब खंड बी में देखिए, लेंस के प्रकारों में उनके गुण के बारे में यहाँ बताया गया है। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में 2 अंतर लिखिए। ये भी VI क्वेश्चन है, ये पूछ भी सकता है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर, और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर, ये भी पूछ सकता है। तो इस सब को याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा, बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। यह किरणों को सिकोड़ता है अभिसारी। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस। उसका आंसर है 11 नंबर क्वेश्चन का। अवतल लेंस क्या है? बीच में पतला होता है। अवतल लेंस जो है ना, बीच में पतला और किनारे में मोटा होता है, इसे अवतल लेंस कहा जाता है। यह जो है किरणों को
फैलाता है। अपसारी लेंस अवतल लेंस ऐसा होता है, ऐसे करके ऐसे इस प्रकार। और उत्तल कैसा होता है? उत्तल देखिए, उत्तल ऐसा होता है, ऐसे करके ऐसे, ऐसा वाला देखे होंगे, ऐसे करके होता है। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा दें। ऑप्टिकल सेंटर की परिभाषा पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुड़े सीधे निकल जाता है। यहाँ जो है ना, मुख्य अक्ष पर जो स्थित बिंदु होता है जिससे होकर प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद बिना मुड़े, यानी वो मुड़ता नहीं है और सीधे निकल जाता है, तो प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। वही क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा, वीवीआई है। इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि उत्तल लेंस को यहाँ पे है, क्योंकि उत्तल लेंस अपने ऊपर पड़ने वाली समांतर प्रकाश किरणों को अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिला देता है, इससे अभिसारित करता है। इसको जो है ना, अभिसारित कर देता है प्रकाश को। देखिए यहाँ पे डायग्राम में समझाया गया है। देखिए इधर से प्रकाश की किरण आता है, यहाँ से देखिए प्रकाश की किरण इधर से जाता है, इधर से यहाँ पे है ये कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस है ये। यहाँ पे देखिए प्रकाश ऐसा करके जाता है, यहाँ से बेंड होकर इधर देखिए चला जाता है, इसे इधर से आया, यहाँ से आया और देखिए इधर निकल गया, इधर से गया, ये प्रकाश इधर निकल गया। देखिए यहाँ पे सभी प्रकाश यहाँ पे इस बिंदु पर करता है एक दूसरे को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई है, इसको याद कर लीजिएगा बउआ सब, मेरे छोटे भाई बहन सब याद कर लीजिएगा। बिहार बोर्ड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पूछता ही है। इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि अवतल लेंस अपने ऊपर पड़ने वाले समांतर प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के बाद फैला देता है, अपसारित करता है। ये हो गया इसका आंसर। और अगला क्वेश्चन है, लेंस के मुख्य फोकस क्या है? लेंस का मुख्य फोकस क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेंस का मुख्य फोकस का मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? उसको मुख्य फोकस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेंस की फोकस दूरी किसे कहते हैं? यह भी वीवीआई है, ये सब याद कर लीजिएगा, एक लाइन के आंसर है। प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, यानी प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? फोकस दूरी। और अगला क्वेश्चन है, लेंस का द्वारक एपर्चर क्या होता है? लेंस का द्वारक यानी एपर्चर क्या होता है? इसका आंसर हो जाए लेंस के वृत्ताकार रूपरेखा यानी सर्कुलर बाउंड्री को प्रभावी व्यास को लेंस के द्वारक कहा जाता है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, 2 नंबर के लिए आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, डायोप्टर की परिभाषा दे। डायोप्टर की परिभाषा पूछ रहा है, एक डायोप्टर की परिभाषा। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, समझे ना। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता क्या है? लेंस की क्षमता क्या होता है? किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहा जाता है। यह फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है। P = 1/f इसका सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक क्यों होती है? तो उत्तल लेंस का क्षमता क्यों धनात्मक होता है? क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है, ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, इसीलिए इसकी क्षमता भी धनात्मक होती है। तो इसका खंड सी है, प्राकृतिक घटना और इसका कारण। तो इसके बारे में चलिए क्वेश्चन दिया है, प्राकृतिक घटना और इसके कारण के बारे में। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, पानी में रखी हुई पेंसिल मुड़ी हुई क्यों पर दिखाई देता है? पानी में जो, ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, ये वीवीआई है, इसको याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर, प्रकाश के अपवर्तन के कारण पेंसिल पानी के अंदर वाले भाग से आने वाली किरणें सघन से विरल माध्यम में जाती है और अभिलंब से दूर हटती है, जिससे पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इसका आंसर हो गया
अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं ये वाला तो कमेंट करिएगा वीडियो पर, PDF भेज देंगे। पानी में सिक्का अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? पानी में सिक्का अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? इसका आंसर हो जाएगा यह प्रकाश के आवर्तन के कारण होता है। यह क्यों होता है? प्रकाश के आवर्तन के कारण पानी से हवा में जाने पर किरण मुड़ जाते हैं, यानी प्रकाश के किरण जो होता है वह मुड़ जाता है, जिसमें सिक्का आभासी रूप से ऊपर दिखता है। आभासी रूप से सिक्का ऊपर की ओर दिखाई पड़ता है, हम लोगों को लगता है, लेकिन वास्तविक में वह होता नहीं है। समझे ना? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो यह भी क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबरी में। तो वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण पृथ्वी के वायुमंडल का घनत्व बदलता रहता है। हम लोगों को तारे देखते होंगे कि तारे टिमटिमा रहे हैं, बुकुर बुकुर कर रहा है, वो क्यों होता है? तो इसके कारण हो रहा है, जिससे तारों के आने वाली प्रकाश की किरणें बार बार अपना पथ बदलती है और तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। वह जो है ना इसका किरण वह पथ बदलता हुआ आगे बढ़ता है, इसीलिए वह टिमटिमाते नजर आता है। अगला क्वेश्चन है ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? ग्रह जो है क्यों नहीं टिमटिमाता है? तारा ही क्यों टिमटिमाता है? तारा टिमटिमाता है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाता है? ये क्वेश्चन किया गया है। तो ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाता है? ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास है। ग्रह जो है ना, तारा बहुत दूर है, इसीलिए हम लोगों को टिमटिमाते हुए नजर आता है। और ग्रह जो है पृथ्वी के तारे की तुलना में ग्रह पृथ्वी के नजदीक में है, इसीलिए ग्रह टिमटिमाते नहीं नजर आते हैं। समझे ना? वह विस्तृत प्रकाश स्रोत माने जाते हैं। तारे जो है विस्तृत प्रकाश स्रोत माने जाते हैं, इसीलिए वायुमंडलीय परिवर्तन का उन पर कुल प्रभाव शून्य होता है। अगला क्वेश्चन हो गया सूर्य उदय। यह भी दिया है सूर्य उदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ता है? ये क्वेश्चन तो याद रखिएगा ही, ये भी दिया है। इसका आंसर हो जाएगा यह प्रकीर्णन के कारण होता है, लेकिन कभी कभी इससे चलता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसका आंसर यहाँ से होगा, क्योंकि लाल रंग पहले लिखिएगा, यह प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है, और क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और उसका परिकिरण सबसे कम होता है। यह याद रखिएगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अग्रिम सूर्य उदय और विलंब सूर्यास्त क्या होता है? यह क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर भी हमें 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है, डूबने से 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण के अधिक कोण पर आपतित होता है तो वह वापस उसी माध्यम में लौट आता है, इसे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मरीचिका क्या है? मरीचिका क्या है? रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण यात्रियों को दूर पानी होने का भ्रम होता है, जिसे मरीचिका कहा जाता है। हीरा क्यों चमकता है? हीरा क्यों चमकता है? इसका कारण देखिए क्या है। हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है, 2.42 यह ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। इसके तराशे गए कोनों के कारण इनमें बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिससे यह चमकता है। अगला क्वेश्चन है प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचें। ये कर है प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन, ये आरेख खींच लीजिएगा। हमारे यहाँ पे जगह नहीं है, इसीलिए प्रतिबिंब निर्माण और उपयोग। खंड डी में है प्रतिबिंब निर्माण और उपयोग, यानी प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, उसका उपयोग, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। 31 नंबर से अब शुरू होगा। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में 2 अंतर लिखें। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में 2 अंतर लिखें। तो इसका पहला आंसर है वास्तविक प्रतिबिंब के पर्दे पर उतारा जा सकता है, जबकि आभासी को नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन आभासी को नहीं उतारा जा सकता। दूसरा हो गया वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। अगला 32 नंबर क्वेश्चन है उत्तल लेंस का उपयोग आवर्धक लेंस के रूप में कब किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जब वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा जाता है तो सीधा
बड़ा प्रतिबिंब बनता है, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस के दो उपयोग लिखें। यह भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उत्तल लेंस का पहला उपयोग है दूरदृष्टि दोष के ठीक करने वाले चश्मे में, यानी दूरदृष्टि जो है ना हो जाता है ना वृद्ध लोग को, तो उसको दूर करने के लिए चश्मा में उपयोग किया जाता है उत्तल लेंस को। और दूसरा है सूक्ष्मदर्शी और कैमरा में, सूक्ष्मदर्शी और कैमरा में उपयोग किया जाता है। यानी सूक्ष्मदर्शी मतलब पढ़े होंगे माइक्रोस्कोप जिसको कहते हैं इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस के दो उपयोग। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, मेरे छोटे भाई बहन इसको याद कर लीजिएगा। निकट दृष्टिकोण को ठीक करने वाले चश्मे में निकट दृष्टि दोष जो है ना वो देखिए, अब अवतल लेंस दूर दृष्टि दोष के लिए है और अब अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए और उत्तल दूर, तो ये याद रखिएगा। इसका दूसरा है अवतल लेंस का उपयोग गैलीलियो की दूरबीन में, गैलीलियो की दूरबीन में इसका उपयोग होता है अवतल लेंस का। और 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, फोटोग्राफी कैमरा में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, क्योंकि यह वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है। साधारण वाला जो सूक्ष्मदर्शी है वो क्या है उसके बारे में पूछा। कम फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस जिसका उपयोग छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए किया जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, यदि लेंस का आधा भाग काला कर दिया जाए तो प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर लेंस का आधा भाग काला कर दिया जाएगा तो प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। प्रतिबिंब पूरा बनेगा लेकिन उसकी तीव्रता यानी चमक कम हो जाएगी, क्योंकि कम प्रकाश किरणें लेंस से गुजरेगी। अब लेंस सूत्र यहाँ पे है। लेंस सूत्र क्या है, यहाँ पे थोड़ा थीम डिसमिस हो गया है, ये याद कर लीजिएगा। लेंस सूत्र आवर्धन किसे कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और आवर्धन की ऊंचाई को आवर्धन कहा जाता है। यहाँ m जो है ये आवर्धन को सूचित किया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, m मतलब आवर्धन होता है, तो m बराबर -1 का क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर आकार का है। हाँ, तो अब अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो ये सब जो है आप बना लीजिएगा, देख लीजिए कैसे है। तो 1 नंबर क्वेश्चन, एक लेंस की क्षमता प्लस 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या, ये सब सूत्र पर निकाल लीजिएगा, बहुत लंबा वीडियो हो गया है। अगला क्वेश्चन है पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है और क्यों। अवतल लेंस की तरह, क्योंकि पानी का अपवर्तनांक हवा से अधिक होता है, इसीलिए यह किरणों को अपसारित करता है। अपसारित मतलब फैलाता है, समझे ना। अगला क्वेश्चन है क्रांतिक कोण क्या है। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। अगला है किसी लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा, डायोप्टर। अगला है बिना स्पर्श किए आप उत्तल अवतल और कांच की प्लेट की पहचान कैसे करेंगे। अक्षरों के ऊपर रख कर देखने पर यदि अक्षर बड़े दिखे तो उत्तल लेंस, यदि अक्षर छोटे दिखे तब उत्तल लेंस, यदि अक्षर समान आकार के दिखे तो कांच की प्लेट। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस में वस्तु को 2f पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। प्रतिबिंब दूसरी और 2f पर बनेगा, वास्तविक उल्टा। और डायग्राम जो है ना उसको याद कर लीजिएगा, बुक में दिया होगा डायग्राम, कहाँ पे क्या रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, वो वाला डायग्राम याद कर लीजिए, वहाँ से 3-4 को ऑब्जेक्टिव जरूर आएगा। और 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आसानी होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका आंसर होगा प्रकाश की चाल बढ़ जाता है। प्रकाश की चाल क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है क्या अपवर्तन में प्रकाश की आवृत्ति बदलती है। इसका आंसर हो जाएगा नहीं। अपवर्तन के दौरान प्रकाश की चाल और तरंगदैर्घ्य बदलते हैं, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलता है, यानी फ्रीक्वेंसी। और 50 नंबर क्वेश्चन है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी चिन्ह क्या होता है। ये आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो इसका हो जाएगा आंसर धनात्मक यानी पॉजिटिव, ये याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव शुरू होता है।
50 ऑब्जेक्टिव, लेकिन ऑब्जेक्टिव अभी हम नहीं बताएंगे, अगला सेशन में बताएंगे। तो आप लोग बोलिएगा तो हम अगला सेशन में करा देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत सारे लंबा हो गया है, इसीलिए। तब तक के लिए बाय, अगला सेशन में मिलते हैं। आप लोग अगर ये PDF लेना चाहते हैं तो